अभिवादन। हाल ही में खबर आई कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। अब ऐसी खबरें अक्सर राजनीतिक तू-तू मैं-मैं में खो जाती हैं, लेकिन आज हम राजनीति पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर गौर करेंगे। जब आप लोकसभा के रेफरी को ही हटाने की बात करते हैं, तो नियम क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हमारे संविधान और संसदीय नियमों की मशीनरी के अंदर ले जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस हालिया घटना के पीछे की वजह बताते हैं, जैसे विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति न देना और प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अध्यक्ष की एक टिप्पणी। लेकिन हमारा मकसद इन वजहों की पड़ताल करना नहीं है। हमारा मिशन है उस प्रक्रिया को परत दर परत खोलना जिसके तहत लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल। और ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये एक बहुत ही महीन संतुलन पर टिकी है। एक तरफ स्पीकर के पद को स्थिरता देनी है ताकि उन्हें रोजमर्रा की राजनीति से बचाया जा सके। दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि वो सदन के प्रति जवाबदेह रहें। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। ये शक्ति आती कहाँ से है, इसे इस्तेमाल करने के नियम कितने सख्त हैं और क्या भारत के इतिहास में कभी इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ भी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, क्या लोकसभा अध्यक्ष को हटाना मुमकिन भी है, या ये पद एक बार मिलने के बाद 5 साल के लिए पत्थर की लकीर बन जाता है? संविधान में इसके बारे में क्या लिखा है? इसका जवाब हमें सीधे संविधान के अनुच्छेद 94C में मिलता है, जो साफ कहता है कि हाँ, लोकसभा अध्यक्ष को एक संकल्प यानी रेजोल्यूशन पास करके हटाया जा सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पेच है। अच्छा। ये कोई आम प्रस्ताव नहीं है जिसे साधारण बहुमत से पास कर दिया जाए। अच्छा, तो ये सिंपल मेजॉरिटी वाला खेल नहीं है जहां जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा ने हाँ कह दिया तो काम हो गया? बिल्कुल नहीं। संविधान इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करता है वो है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत। तत्कालीन समस्त सदस्य। जी। इसे प्रभावी बहुमत या इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये है क्या प्रभावी बहुमत? मतलब जरा इसे आसान भाषा में समझाइए। हाँ, इसका मतलब समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, लेकिन किसी वजह से 3 सीटें खाली हैं। किसी सदस्य का निधन हो गया या किसी ने इस्तीफा दे दिया। तो सदन की कुल संख्या हुई 540। सही। अब प्रस्ताव पास करने के लिए उस दिन मौजूद और मतदान करने वालों का बहुमत नहीं चाहिए। अच्छा। बल्कि इस 540 की संख्या का बहुमत चाहिए, यानी 271 सदस्यों का समर्थन। अब आप सोचिए, जिस दिन वोटिंग हो रही है उस दिन अगर सदन में सिर्फ 400 सदस्य ही मौजूद हैं, तब भी आपको 271 वोट चाहिए ही चाहिए। अरे वाह! ये शर्त इस प्रक्रिया को असाधारण रूप से कठिन बना देती है। वाह! मतलब संविधान बनाने वालों ने शुरू से ही ये तय कर दिया था कि स्पीकर को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं होगा। ये एक बहुत ऊंची दीवार है जिसे लांघना होगा। वैसे अनुच्छेद 94 में पद खाली होने की और भी वजहें हैं, है ना? जी, 2 और वजह हैं। पहला, अगर सदस्य की लोकसभा सदस्यता ही खत्म हो जाए तो वो अध्यक्ष भी नहीं रह सकते। और दूसरा, अगर वो खुद उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना लिखित इस्तीफा दे दे। ठीक है। लेकिन हटाने की प्रक्रिया सिर्फ अनुच्छेद 94C में ही दी गई है। ठीक है, तो संवैधानिक आधार तो मजबूत और एकदम साफ है, लेकिन ये तो हुई कागज की बात। असल में सदन के अंदर इस प्रक्रिया को चलाने का पहला कदम कौन और कैसे उठाता है? कोई भी सांसद बस अपनी सीट पर खड़े होकर ये मांग नहीं कर सकता, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसकी एक बहुत ही औपचारिक और तयशुदा प्रक्रिया है। जो भी सदस्य ये प्रस्ताव लाना चाहता है, उसे अपनी मंशा की एक लिखित सूचना लोकसभा के महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल को देनी होती है। ये पहला आधिकारिक कदम है। अच्छा, तो ये एक फॉर्मल चैनल के जरिए होता है। क्या इसमें कोई समय सीमा भी होती है, या आज नोटिस देकर कल ही बहस शुरू की जा सकती है? नहीं, और यहीं पर एक और जरूरी नियम आता है। ये सूचना कम से कम 14 दिन पहले देनी होती है। 14 दिन? जी, इस 14 दिन की नोटिस अवधि का एक बहुत बड़ा मकसद है। एक तरह का कूलिंग ऑफ पीरियड। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये 2 काम करता है। पहला, ये सुनिश्चित करता है कि ये कदम किसी तात्कालिक गुस्से या आवेश में न उठाया गया हो। 14 दिनों में राजनीतिक माहौल बदल सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, ये अध्यक्ष को भी अपना पक्ष तैयार करने और बचाव के लिए पर्याप्त समय देता है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। तो 14 दिन बीत गए, नोटिस दिया जा चुका है। अब क्या होगा? क्या प्रस्ताव सीधे बहस के लिए टेबल पर आ जाता है?
नहीं, यही पर प्रक्रिया का सबसे कह सकते हैं नाटकीय हिस्सा आता है। 14 दिन बाद पीठासीन अधिकारी, जो उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे हों। हाँ, क्योंकि स्पीकर तो खुद कर नहीं सकते, तो वो उस सदस्य से पूछेंगे कि क्या वो सदन की अनुमति चाहते हैं कि उनका प्रस्ताव आगे बढ़ाया जाए। और सदन की अनुमति का मतलब क्या है? क्या इस पर वोटिंग होती है? वोटिंग नहीं, बल्कि एक तरह का शक्ति प्रदर्शन। अनुमति तभी मिलेगी जब कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव के समर्थन में अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। वाह, मतलब 50 सांसदों का एक साथ खड़ा होना। ये तो प्रस्ताव पर बहस शुरू होने से पहले ही सदन में एक तरह का शक्ति प्रदर्शन हो गया। ये एक बहुत बड़ा विजुअल स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये 50 सदस्यों का नियम एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि ये प्रस्ताव किसी एक सदस्य की नाराजगी का नतीजा नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठीक-ठाक संख्या में सांसदों का समर्थन है। और अगर 50 सदस्य खड़े नहीं होते तो पीठासीन अधिकारी बस ये घोषणा कर देते हैं कि सदन की अनुमति नहीं है और मामला वहीं रफा-दफा हो जाता है। और अगर 50 या उससे ज्यादा सदस्य खड़े हो गए तब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद सदन के नेता यानी लीडर ऑफ द हाउस के साथ विचार विमर्श करके अगले 10 दिनों के भीतर उस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एक दिन या कुछ घंटे तय किए जाते हैं। ये भी दिलचस्प है कि जब कोई सदस्य ये प्रस्ताव लिखता है तो क्या वो उसमें कुछ भी लिख सकता है? क्या अपनी मर्जी से कोई भी आरोप किसी भी भाषा में लगा सकता है? नहीं, इस पर भी बहुत कड़े नियम हैं। लोकसभा प्रक्रिया के नियम 200A में साफ लिखा है कि प्रस्ताव की भाषा कैसी होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें लगाए गए आरोप बहुत विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक और तथ्यात्मक होने चाहिए। अच्छा, आप बस ये नहीं कह सकते कि अध्यक्ष पक्षपाती हैं। आपको कंक्रीट घटनाओं का जिक्र करना होगा। तो इसे एक तरह की चार्जशीट की तरह होना चाहिए, न कि एक राजनीतिक भाषण की तरह। एकदम सही। और इसमें किसी भी तरह के तर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति, आक्षेप या मानहानिकारक बयानों की सख्त मनाही है। इसका मकसद बहस को व्यक्तिगत हमलों से बचाकर प्रक्रिया की गरिमा और गंभीरता को बनाए रखना है। और जब बहस होती है तब क्या होता है? जाहिर है माहौल बहुत तनावपूर्ण होता होगा। हाँ, बहस के नियम भी तय हैं। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को शुरुआत में बोलने का मौका मिलता है और उसके बाद अन्य सदस्य भी अपनी बात रखते हैं। और पूरी बहस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं आरोपों तक सीमित रहनी चाहिए जिनका जिक्र प्रस्ताव में किया गया है। आप बहस के दौरान कोई नया आरोप नहीं लगा सकते। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और मैं इसके बारे में सोच रहा था। जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा चल रही हो तब अध्यक्ष खुद कहाँ होते हैं? क्या वो अपनी कुर्सी पर बैठे ये सब देख रहे होते हैं? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। जब भी अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। उस समय उपाध्यक्ष या पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में से कोई और सदन की कार्यवाही चलाता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यक्ष सदन से बाहर हो जाते हैं। तो वो एक सामान्य सदस्य की तरह सदन में मौजूद रहते हैं। जी हाँ, वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दे सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होता है। बिल्कुल। और वोटिंग के समय उनकी क्या भूमिका होती? क्या वो वोट डाल सकते हैं? हाँ, वो वोट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बारीक और महत्वपूर्ण नियम है। आमतौर पर किसी भी बिल या प्रस्ताव पर वोटिंग के समय अध्यक्ष पहली बार में वोट नहीं डालते। वो सिर्फ तभी वोट डालते हैं जब पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़े, जिसे टाई कहते हैं। हाँ, निर्णायक वोट, कास्टिंग वोट। जी, उनके वोट को निर्णायक वोट या कास्टिंग वोट कहा जाता है। अच्छा, तो वो टाई ब्रेकर वाला वोट जो आमतौर पर अध्यक्ष डालते हैं, इस मामले में उन्हें डालने का अधिकार नहीं होता। बिल्कुल। अपने खिलाफ प्रस्ताव पर उन्हें पहली बार में ही बाकी सदस्यों की तरह वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन अगर वोटों की गिनती बराबर हो जाए तो वो निर्णायक वोट नहीं डाल सकते। ये प्रावधान निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में इतनी सख्त, इतनी दुर्लभ लगती है, तो क्या भारतीय संसद के 70 साल से ज्यादा के इतिहास में कभी किसी लोकसभा अध्यक्ष को इस प्रक्रिया के जरिए हटाया गया है? हटाया तो आज तक किसी को नहीं गया है। किसी को नहीं? नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं हुई। प्रस्ताव जरूर लाए गए हैं। अच्छा, तो सिर्फ नामों की लिस्ट मत दीजिए, जरा कहानी बताइए। पहला मामला कब का है? पहला मामला तो आजादी के कुछ ही साल बाद 1954 में देश के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ ही आ गया था। पहले स्पीकर के खिलाफ ही? जी,
उस दौर में विपक्ष बहुत छोटा था, लेकिन अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। उन पर आरोप लगे थे कि वो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हैं और विपक्ष की आवाज दबाते हैं। ये दिखाता है कि स्पीकर के पद पर निष्पक्षता का सवाल शुरू से ही कितना अहम रहा है। हालांकि प्रस्ताव पर बहस हुई और वो गिर गया। पहले स्पीकर के खिलाफ ही ऐसा प्रस्ताव आ जाना, ये तो अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद कब हुआ? दूसरी बार प्रस्ताव 1966 में तत्कालीन स्पीकर सरदार हुकुम सिंह के खिलाफ लाया गया। उस समय भी आरोप पक्षपात के ही थे, जो कुछ विशिष्ट घटनाओं से जुड़े थे। वो प्रस्ताव भी सदन में ध्वनि मत से गिर गया था। और तीसरा मामला? तीसरा और आखिरी मामला 1987 में बलराम जाखड़ के खिलाफ आया था, जो उस वक्त स्पीकर थे। वो दौर राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल भरा था। विपक्ष ने उन पर भी यही आरोप लगाए कि वो सरकार को बचाने के लिए विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं। और वो भी गिर गया। हाँ, वो प्रस्ताव भी सदन में बुरी तरह से हार गया। तो तीनों ही मामलों में प्रस्ताव बुरी तरह असफल रहे। इसका मतलब ये प्रक्रिया संवैधानिक रूप से मौजूद तो है, लेकिन असल में इसका इस्तेमाल स्पीकर को हटाने के लिए कम और अपना राजनीतिक विरोध दर्ज कराने के एक मजबूत तरीके के तौर पर ज्यादा हुआ है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, वो प्रभावी बहुमत की जो शर्त है, उसे पाना लगभग नामुमकिन है, जब तक कि सत्ताधारी पार्टी के अंदर ही कोई बड़ी बगावत न हो जाए। सही बात है। इसलिए ये एक तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन है, जिससे इस्तेमाल करने की धमकी दी जा सकती है, लेकिन चलाना बहुत मुश्किल है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये एकदम साफ है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लोकसभा अध्यक्ष के पद को बहुत सोच समझकर एक कवच दिया है। जी, ये प्रक्रिया इतनी जटिल इसलिए बनाई गई है ताकि स्पीकर बिना किसी डर के रोजमर्रा की राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर सदन चला सकें। सही कहा। 14 दिन का नोटिस, 50 सदस्यों के समर्थन की शर्त, प्रस्ताव की भाषा पर कड़े नियम और आखिर में प्रभावी बहुमत की लगभग नामुमकिन सी शर्त। ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं जो अध्यक्ष के पद की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखता है। ये प्रक्रिया अध्यक्ष के पद की आजादी और सदन के प्रति उसकी जवाबदेही के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधती है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। बताइए। ये सख्त प्रक्रिया जहां एक ओर अध्यक्ष के पद को राजनीतिक हमलों से बचाती है, वहीं ये सवाल भी खड़ा करती है कि क्या ये जवाबदेही तय करने के रास्ते में एक बाधा भी बन सकती है, खास तौर पर एक ऐसी व्यवस्था में जहां सदन में किसी एक ही दल का जबरदस्त बहुमत हो। वहां क्या अध्यक्ष की जवाबदेही सुनिश्चित करने का ये संवैधानिक रास्ता सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाता है? इस पर सोचा जा सकता है।